प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद उम्मीद थी कि करीब 1 साल से कृषि कानूनों को लेकर चल रही तकरार अब खत्म हो जाएगी, लेकिन किसान संगठनों ने 6 नई मांगे सामने रख दी हैं। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तो ये तक कह दिया है कि अगर सीएए एनआरसी वापस नहीं लिया गया तो दिल्ली यूपी में फिर से शाहीन बाग वाला प्रदर्शन करेंगे। ताल ठोक के सवाल ये कि आखिर कानून खत्म लेकिन सियासत नॉनस्टॉप क्यों चल रही है? चुनावी रण इसलिए विवाद का प्रण। वहीं भड़काऊ भाईजान का ये नया प्लान, सीएए बहाना, चुनाव निशाना, और चुनाव आया एजेंडा लाया। इससे पहले हमने देखा था दिल्ली में क्या हुआ, इससे पहले हमने देखा था लाल किला में क्या हुआ, इससे पहले हमने देखा था कि कानून जब तक वापस नहीं लिए जाते हम घर वापसी नहीं करेंगे। कानून वापस लेने की घोषणा तक कर दी गई, लेकिन अब घर वापसी की अब तक घोषणा नहीं कर दी गई है। तो क्या ये सब चुनावों के लिए हो रहा है? सबसे पहले फेस ऑफ देख लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत। एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखा, हम खुद आएंगे यहाँ पर, हम मुतालबा करते हैं कि सीडब्ल्यूए का कानून वापस लिया जाए। जो बाहर लोग हैं जिनकी धार्मिक आज़ादी खतरे में हो, उनको हमने नागरिकता दी है। इसलिए देश में क्या इसका सवाल है जो इस पर वापसी का बात? ओवैसी कुछ भी बयानबाजी कर लें, ये ना वापस होगा। और ये कहना कि हर जगह शाहीन बाग बनाएंगे तो वो अपना घर शाहीन बाग बना लें बस। अपराजिता सारंगी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी की सांसद हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अतीकुर रहमान हैं, इस्लामिक स्कॉलर। और कृष्णवीर चौधरी हैं, अध्यक्ष बीकेएस और साथ ही साथ किसान नेता। सबसे पहले अपराजिता जी, मतलब इस तरह से ही चलता रहेगा? पहले किसानों के नाम पर जो कुछ हुआ लाल किला पर वो सबने देखा, फिर उसके बाद की रिपील कीजिए, रिपील की घोषणा होगी, लेकिन आज इन्होंने कह दिया कि हम वापस नहीं जाएंगे। और ऊपर से असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि हम देखिए कितने शाहीन बाग बना देंगे। बस ऐसे ही कोई भी आएगा, आंदोलन चलाएगा, धमकी देता रहेगा। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये मानना पड़ेगा कि लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रियाएं संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं। हम संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत काम करते हैं और लोकसभा और राज्यसभा ने सीएए को पारित किया। और मुझे लगता है कि इस तरह की सोच और इस तरह के वक्तव्य, इस तरह की अभिव्यक्तियां, ये संसद का अपमान है। सड़क पर कानून नहीं बनते हैं। हम जहां खड़े हों और वहां कह दें कि हम इसे हटा लेंगे, इसे विड्रॉ कर लेंगे, इसे रिपील करा लेंगे, ये मुझे लगता है ये संसद का और संविधान का अपमान है। और ये कहीं ना कहीं ओवैसी की अपरिपक्वता दिखलाता है, नंबर 1। नंबर 2 मैं कह दूं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सिर्फ 19% उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटों पर नजर नहीं है, यह नजर एक और दिशा में है। वो चाहते हैं भारत का इस्लामिक चेहरा बनना, और इसी की वजह से इस तरह की बेतुकी बातचीत करते हैं और एक विभाजनकारी राजनीति का उदाहरण हमेशा पेश करते हैं। देखिए, हम, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जो कुछ भी कहे, हम विकास की बात करते हैं, हम विकास के एजेंडा को लेकर जाते हैं। और इसी की वजह से हम 312 पर खड़े थे। और अभी हम बहुत विनम्रता के साथ लेकिन बहुत आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि 4.5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह का काम हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से जो काम हुआ है, हम इस बार 300 पार जरूर करेंगे। और हम विकास की बात करते हैं और विकास के एजेंडा को लेकर ही लोगों के पास ये तो फिर इन्होंने कह करके कर दिया ना। मैं वही तो कह रहा हूं ना, या तो ये लोकतंत्र है या अति लोकतंत्र है। मतलब कि कह करके हिंसा करने की आजादी ये तो हुई ना। पहले हमने देख लिया लाल किला, शाहीन बाग देख लिया हमने, दिल्ली हिंसा, और उसके बाद एंट्री जो है यूपी में भी हो चुकी है। तो आशुतोष वर्मा जी, ये लोकतंत्र थोड़ा ना हुआ? फिर तो संसद बंद कर देते अगर इसी तरीके से धमकी देनी, इसी तरीके से ही चलाना है। नहीं, देखिए, एक बात तो इस बात को मानना चाहिए कि भारत के लोकतंत्र में किसी भी प्रकार की धमकी की कोई जगह नहीं है। और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मैं बहुत जिम्मेदारी से बोलते हूँ कि सचिन जी, इस तरीके की कोई भी धमकी कोई किसी को नहीं दे सकता है। ये भारत का लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की नींव इतनी मजबूत है कि यही इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन चला
और 56 इंच के सीने में जो देश नहीं झुकने दूंगा उन्होंने, और बड़ी बड़ी बातें, और ये जो प्रचारित किया जाता था कि आंदोलन जो है मवालियों का है, आंदोलन खालिस्तानियों का है, आंदोलन की फॉरेन फंडिंग है, इस सरकार ने इसके आगे घुटने टेके और माना कि ये हम इसको समझा नहीं पाए। लेकिन हाँ, धमकी कोई नहीं दे सकता, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या किसी भी पार्टी का कोई भी आदमी हो, और मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से इन चीजों को समर्थन नहीं करती है। जो भी चीजें होंगी वो आंदोलन के तरीके से, बातचीत के मसले से, लोकतंत्र के दायरे में रह के होगा। आपको भी लगता है ना कि किसानों की जीत, आप इसे कहिए या फिर कुछ कहिए, रिपील की घोषणा के बाद इन किसानों को जैसे ही कानून वापसी होते घर वापस कर लेना चाहिए, घर वापसी यहां से हो जानी चाहिए, अपने घर चले जाना चाहिए? नहीं, इनका चुनाव इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो मन से कि जब तक बिल्कुल नहीं करना, चाहे बैठे रहिए, इस्तेमाल नहीं करना, नहीं मांगे और जोड़ देते। सचिन जी, इस बात को समझना चाहिए कि ये जो आंदोलन हो रहा था ये हो किस चीज के लिए रहा था। ये आंदोलन जिस चीजों के लिए हो रहा था वो जब स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हुई उसके बाद जो बात की हुई कि एमएसपी की कानून की गारंटी ली जाए, C+2+50% लागत का 1.5 गुना हो जाए, वो दिया जाए, कर्ज माफी हो और मंडियां समाप्त ना हुई हैं। लेकिन ये तो उनके ऊपर बिना किसानों से पूछे गए एक 3 कानून लादे गए थे। ये उसकी कहानी है। तो आशुतोष जी उसी में तो कहा जाता था ना, आशुतोष जी उसी में तो कह रहे थे ना। मैं कश्मीर जी से आपका फेस ऑफ करवाता हूं। कश्मीर जी क्या उसी में नहीं कहते थे कि 3 कानून ले आए हैं, इन 3 कानूनों के आ जाने के बाद एमएसपी रहेगा नहीं, मंडियां खत्म हो जाएगी, एमएसपी के ऊपर कानून नहीं होगा। अगर आप 3 कानून चाहते हैं तो एमएसपी का कानून ले आइए। अब जब 3 कानून ही नहीं, अब फिर एमएसपी का कानून, मुझे एक बात बताइए, ये क्या भटकाने लटकाने वाली ये कोशिश है किसानों को, या किसानों के कंधे पे बंदूक रख के ये कौन चुनावी खेल खेल रहा है? सचिन जी ये बोलिए। पूरी तरह से विपक्षी दलों के द्वारा जो है ये उनके कब्जे में आंदोलन चला गया। पहले तो सिर्फ कामरेड थे और अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और लोकदल और आम आदमी पार्टी सबके उसमें है। और ये कहना कि ये कानून वापस लिए हैं, क्या ये देश के उन 86% गरीब किसानों का जिनका आज तक शोषण हुआ है, ये बिचौलियों के हित के लिए कानून वापस नहीं लिए गए? ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो रिपोर्ट है और अकाल तख्त के जत्थेदार के बयान को मेरे मित्रों सुन लीजिए, जिन्होंने कहा कि सिख और हिंदुओं को लड़ाने के लिए इंटरनेशनल साजिश इस आंदोलन के द्वारा की जा रही थी। वो सब चीजों को बारीकी से देखिए। ये राष्ट्र बड़ा होता है और पाकिस्तान की सीमा पर पंजाब पाकिस्तान की सीमा पर है, और उसमें अगर इस तरीके की बात होती है तो ये देश के हित में नहीं था। और अब जो टूल किट का हिस्सा है, जरा चौधरी जी का डीएनए याद करिए। 26 जनवरी के बाद उस टूल किट में लिखा हुआ था कि यदि सरकार कानून वापस ले लेगी तब भी आंदोलन खत्म नहीं होगा, तब सीए का आवाज होगी, फिर 370 का होगा। ये टूल किट जो इंटरनेशनल है ये यहां नहीं बनाई गई थी, और इस तरीके की बातें देश के हित में नहीं है। और जो जिस तरीके से ओवैसी बयानबाजी कर रहे हैं, मेरा उनसे सिर्फ एक ही कहना है कि क्या हिंदुस्तान के लोकतंत्र को समझिए और देश में इंसानियत को समझिए। सीरिया बनाने की कोशिश मत करिए हिंदुस्तान में जगह जगह। ये दंगे भड़काना देश के हित में नहीं है। चुनाव आते हैं चले जाते हैं, सरकारें भी आती हैं चली जाती हैं, लेकिन ये देश हित और इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पक्ष और विपक्ष सबकी बराबर की जिम्मेदारी है। और आज आप सिर्फ राजनीति के लिए ये भड़काऊ बयानबाजी, आप रोज नई बात करते हैं। मुझे तो कहेंगे कि जो मुझे तो कई बार ये लगता है ना, ठीक है मैं एक कमेंट अतिकुर रहमान का ले लेता हूं, आशुतोष कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अतिकुर रहमान मुझे तो कई बार ये हैरानी होती है, मैं हाँ एक सेकंड में वापस आऊंगा सर, मैं वापस आऊंगा, लेकिन मुझे हैरानी होती है अतिकुर रहमान, एक भी आप में से स्कॉलर बाहर नहीं आता जो कह देता है कि भैया जहां जाते हैं माइक पकड़ करके कह देते हैं कि अब सीए पर होगा दंगा, वरना शाहीन बाग बना देंगे, अब एनआरसी अगर आ गया तो हम देखना मुसलमान बाहर आ जाएंगे। सर मुसलमानों के कंधे पर रखकर सिर्फ देश को जलाना है भी, आप जैसे लोग क्यों नहीं बाहर आते? सचिन जी एक बात तय करना बहुत जरूरी है कि सबसे बड़ी ताकत अगर किसान आंदोलन की कोई थी तो उसका ए पॉलिटिकल होना, और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि एनआरसी के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है सीए के, वो ए पॉलिटिकल है। चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हमको सपोर्ट करे या नहीं करे,
हम विरोध करेंगे जब तक के सीए वापस नहीं होता है फॉलोड बाय एनआरसी। शाहीन बाग बन के रहेगा। हमको पॉलिटिकल सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो ओवैसी आप भी धमकी दे रहे हैं ना, कांग्रेस का हो, समाजवादी का हो या किसी का भी। आप थोड़े सोफिस्टिकेटेड वे में एक अच्छी सी जो है ब्रांडेड शर्ट पहन के सही टोपी लगा करके मतलब धमकी दे रहे हैं ना एक किस्म से कि शाहीन बाग तो होके ही रहेगा। ब्रूट मेजॉरिटीज को धमकी देना पड़ती है। किसान भाइयों का धन्यवाद जो उन्होंने हमको रास्ता दिखाया। इसका मतलब तो ठीक है, इसका मतलब तो ठीक है, सब कुछ स्क्रिप्टेड था ना। फिर अतीकुर रहमान क्यों नहीं मान लेते हैं कि यहां पर पहले किसान आंदोलन का नाम लेंगे, किसान आंदोलन में अगर रिपील भी हो जाता है तो भी हम बैठे रहेंगे, फिर भी हम जो है अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं उनके साथ हम काम करवाते रहेंगे, फिर भी आंदोलन को वापस नहीं लेना, फिर हम सीए उठाएंगे, फिर हम एनआरसी उठाएंगे, फिर उसके बाद हम 370 उठाएंगे। ये तो बकायदा उसमें लिखा ही हुआ है, तो इसमें कौन सा बता दीजिए ना कि हमारे पास स्क्रिप्ट थी, उसी हिसाब से काम हो रहा है। और पीछे इसके पीछे की ताकतों को नहीं अब आपने धमकी दे ही दी, अब आपने कह ही दिया कि मेजॉरिटी को धमकी देना बहुत जरूरी होता है। तो अपराजिता सारंगी इसी धमकी का तो मैं जिक्र करता हूं ना, अपराजिता जी मैं इसी धमकी का तो जिक्र करता हूं ना। ये कैसा लोकतंत्र, मेरा भी तो अधिकार है ना कि कोई भी आएगा धमका के फिर उसके बाद दंगा करवा के चला जाएगा। बिल्कुल सही। देखिए, शाहीन बाग में जो घटनाएं हुई और शाहीन बाग को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया था, तो ये लोग ओवैसी जैसे लोग जो शाहीन बाग का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि हम शाहीन बाग बना देंगे, इसका अर्थ है कि संविधान और संसद के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान करते हैं। इनकी अपरिपक्वता मैं इसे नहीं कहूंगी, या सोची समझी साजिश है और लोगों को भड़काने की साजिश है। देश में कैसे अशांति हो, देश में कैसे अराजकता हो, इस दिशा में ये लोग कार्यरत हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हाथ मिलाकर चलना चाहते हैं और एक डिविसिव पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, विभाजनकारी राजनीति की सृष्टि करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह का इनका स्टाइल है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, किसानों के जो 3 कानून है उसके विषय में मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं बोलना चाहती हूँ। देखिए, हमारा स्टैंड, हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल स्पष्ट है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम बहुत संवेदनशील है। नहीं वो ठीक है मैम, हमने किसान मैम हमने उन कानूनों पर बहस कर ली है। मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है मैम, सरकार का, राज्य सरकार का, लॉ एंड ऑर्डर का, या कोई भी कैसे भी धमकी दे करके चला जाएगा, फिर हम वेट करें कि शाहीन बाग पार्ट 2 हो जाएगा कहीं पे, फिर उसके बाद दिल्ली दंगा हो जाएगा? क्या हम वेट करें फिर उसके बाद जो है जिस तरीके से यहां पर लाल किले पे हुआ वैसा कुछ इंसिडेंट हो जाएगा? मतलब इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। देखिए, ये भारत के नागरिक हैं और भारत के प्रति इनका भी कोई दायित्व है, दायित्व बोध होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये लोग सारे लोग जितने भी हैं जो तमाशा करते हैं, ये 18 साल से ऊपर के हैं, वयस्क हैं, तो समझदारी होनी चाहिए। और जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है, सबकी बात सुनती है। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, मैं सबसे अनुरोध करूंगी वो 15 मिनट का स्पीच जरूर आप लोग एक बार और सुन लें। उन्होंने कहा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए इस तरह की अशांति का माहौल हुआ और कुछ लोग ठीक है। आशुतोष जी कुछ कहना चाहते हैं और अतीकुर रहमान बीच में आना चाहते हैं। आशुतोष जी पहले आप, फिर अतीकुर रहमान। सचिन जी, लेकिन 2 चीजें इस बात को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 1.5 सालों से, और कई उनके पत्रकार साथी लोग लगातार इस बात को कहने लगे कि ये देश को बदलने का है, ये रिफॉर्म करने का है, बिल लाए गए हैं। ये हम लोग ने ज्यादातर किसानों से बात करी है, किसानों संगठनों से बात कर ली है, उसके बाद हम बिल लाए हैं। इन्होंने कोरोना के बीच में राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित करा के बिल लाए थे, पता नहीं कितनी जरूरी था ये बिल। और पिछले 1.25 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, सांसद, प्रवक्ता लगातार इसकी खूबियां और देश को लगातार बदलने का बात बता रहे थे। जब गुरु पूर्णिमा के दिन, जिस दिन गुरु पर्व था, उस दिन सुबह 9 बजे जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे साथ सांसद महोदया बैठी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई लोग बैठे हुए हैं जो देख रहे हैं। किसी को ये खबर नहीं थी ये क्या होने जा रहा है। तो ये किससे बात कर रहे थे, किससे पूछ के लेके आए? क्योंकि 1 साल तक तो ये मवाली थे, ये गुंडे थे, ये मवाली थे, गुंडे थे, ये पाकिस्तानी थे, खालिस्तानी थे,
फिर कुछ किसानों को समझा नहीं पाए और ये कानून वापस ले रहे हैं। इसके पीछे क्या मकसद था? ये कुछ लोग कौन हैं? क्योंकि इन्होंने तो बहुतायत से पूछ लिया था ना कि ये किसान बिल बहुत अच्छा है, फिर देश की भलाई हो रही थी। तो मतलब असल में बात ये कि चुनाव सामने खड़ा हुआ था। कृष्णवीर चौधरी तो किसान है ना, मुझे एक बात बताइए, आप नहीं बताइए, छोटा सा बताइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे, आप जब ये कहे, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए तब बताइए। बात ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ चुनाव की भाषा समझ में आती है। अभी हाल ही में हुए इस देश में लोकसभा के चुनाव में 3 लोकसभा चुनाव में 2 हार गए, ये 29 विधानसभा चुनाव में ये 22 हार गए। कई जगह इनकी जमानत जब्त हो गई, तीसरी और चौथी जगह आई। अगले ही दिन सुबह डीजल और पेट्रोल के दाम तय हो गए। ये हालत है। उत्तर प्रदेश चुनाव के लगातार, पंजाब चुनाव के लगातार सर्वे आ रहे हैं। पंजाब चुनाव में तो उनके साथ 1 सीट मिल रही है सर्वे में। तो मतलब आप, अकाली दल भी चला गया है। तो मतलब ये चुनाव की आहट है। तो मतलब आप भी किसानों के पीछे चुनाव के चक्कर में लगे हुए थे ना? आपका कहने का मतलब ये, अगर वो चुनाव हार रहे थे, अगर बिल ला करके, कानून ला करके, तो आप भी किसानों के साथ इसलिए लगे हुए थे कि किसान नाराज रहेगा तो वोट कम से कम आपके पास रहेगा। समाजवादी पार्टी तो किसानों की पार्टी है भाई, समाजवादी पार्टी तो किसानों की पार्टी है। इसमें तो हर आदमी किसान है। आप क्या बात कर रहे हैं? और इस देश का हर चौथा आदमी किसान है। हर चौथा आदमी किसान है। हर चौथा आदमी अंबानी और अडानी के वहां काम नहीं करता सचिन जी। हर चौथा आदमी जो है कॉर्पोरेट जगत में नहीं काम करता है। हर चौथे आदमी को ये सोचना होता है कि शाम को रोटी कहां से किसान है ना सर। कृष्णवीर चौधरी भी तो किसान है ना। वो किसान जब बैठ करके बात करता है कि हमारे भीतर अगर कुछ तत्व आ गए थे, उसके ऊपर बात करनी जाती तो क्या होता, तो आप उनको अलग करार देते हैं। अगर वो कह देते थे कि हमारे भीतर भी कुछ ऐसे लोग आ गए थे जिन्होंने लाल किला पर हिंसा कर दी, देख कितने पुलिस वालों को ऊपर से नीचे फेंक दिया, उनको तोड़ दिया, तो देखिए कोई बात नहीं करता है। उस पर बात नहीं होगी। हाँ, इस पर बात जरूर कर लीजिए कि इसमें क्या शॉर्टकमिंग थी। कृष्णवीर चौधरी, मैं कहता हूं सचिन जी, 56 इंच के सीने वाली सरकार के समय अगर देश की प्राचीर का इतनी बड़ी घटना होती है, बहुत आसानी से एक तरफ का कॉइन चुन लेते हैं ना सर। नहीं, एक भाई अगर उन्होंने रिपील करने की घोषणा की क्योंकि वो चुनाव हारे थे, इसका मतलब आप भी साथ इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि किसान नाराज रहे, क्योंकि रिपील ना हो। कृष्णवीर चौधरी, सुनिए, क्योंकि इनको बात चुनाव की समझ में आती है। सुनिए मेरी बात, किसानों की शहादत नहीं आती। मैं सचिन, मैं उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2017 तक उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की 18,000 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष खरीद होती थी। समाजवादी पार्टी ने अपने 5 साल के शासन में 95,215 करोड़ रुपए का कुल भुगतान किया था और 10,659 करोड़ 47 लाख बकाया छोड़ के गए थे। और आज वर्तमान सरकार ने 2017 में 36,000 करोड़ रुपए का गन्ना की खरीद हो रही है और 1,44,638 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के सीधे खाते में अब तक आ चुका है। इस सरकार ने टैगिंग के आदेश करके और एस्क्रो अकाउंट खुलवाकर जो चीनी की बिक्री और कैश क्रेडिट लिमिट का कुल पैसा होगा उसका 85% पैसा गन्ना किसानों के खाते में देने की व्यवस्था की है। तो कम से कम ये सोचिए, 20 चीनी मिलों का मॉडर्नाइजेशन किया है। आप क्या बात करते हैं? 200 रुपए और 180 रुपए क्विंटल पर क्रैशर पर गन्ना डालना पड़ता था। आप ये बताइए, जो पिराई की क्षमता बढ़ी है उससे जो किसानों को आर्थिक लाभ हुआ है वो आपको समझ नहीं आता। राजनीति छोड़िए, किसान की अर्थनीति पर बात करिए। किसानों का जिस तरीके से शोषण हो रहा है, और एक बात मैं बता दूं, अगर वो कानून अच्छे होते तो दलालों ने जो आज तक शोषण किया, 86% गरीब किसानों का, अरे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जैसे बुजुर्ग नेता पूरे जीवन भर इन दलालों से छुटकारा पाने के लिए और बाजार खोलने की मांग करते रहे। खुद राकेश टिकैत ने इन कानूनों के अध्यादेश के बाद समर्थन किया था। अब राजनीति अगर हावी है तो उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, घर वापसी हो गई नहीं तभी तो मैं कह रहा हूं ये तो पूर्ण है ना कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक घर वापसी नहीं करेंगे। अतिकुर रहमान कुछ कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद मैं आऊंगा लास्ट कमेंट के लिए। जो काम किया सरकार ने, जो जान बचाने के लिए करा, उसका विरोध क्यों? उनका विरोध क्यों? दलालों का साथ, किसानों के दुश्मनों का साथ क्यों? ठीक है सर। अच्छा, इनको तो खामोश करिए पहले। ठीक है कृष्णवीर जी, एक सेकंड मेरे पास वक्त कमी है। आप अच्छी तरह जानते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से मेरा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहना चाह रहा हूं कि ये पूरा जो डिसीजन हुआ है अपॉर्चुनिज्म के नाम पर हुआ है। ये बीजेपी सरकार एक अपॉर्चुनिस्ट सरकार है। इनको सत्ता चलाना नहीं है, सिर्फ सत्ता हासिल करना है बाय हुक और बाय क्रूक।
और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं 2024 तक के 370 सीए एनआरसी तमाम चीजें रोल बैक होके आपके सामने होगी। आप ये लिख के रखिए मेरी बात, क्योंकि इनको सत्ता में आना है, धमका करके राज चलाना है, फिर संसद बंद कर देते हैं सर। फिर क्यों दिखावा करते हैं कि लोकतंत्र का दिखावा, कि लोकतंत्र का मंदिर संसद कानून बनाती है। फिर तो कहिए ना, हम सड़कों पर आएंगे, धमकाएंगे, हिंसा करेंगे, फिर उसके बाद सरकार को झुकाएंगे। फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.